नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हमारी टॉप हेडलाइन सोने पर है, जहां पर एक बहुत बड़ा जंप हमने ओवरनाइट मार्केट्स में आता हुआ देखा, जहां पर 60 से 70 डॉलर की तेजी पिछले 24 घंटों में यहां पर बनती हुई नजर आई है और इसी के साथ 3,850 डॉलर प्रति आउंस का लेवल हमने यहां पर सोने को तोड़ता हुआ देखा है। अब ये लेवल तो निकल चुका है, आगे अब क्या खुला आसमान है, किस तरह से प्राइसेस मूव कर सकते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात होगी यहाँ पर मॉनसून की, जहाँ पर 30 सितंबर एक्चुअली एज अ ऑफिशियल एग्जिट डेट के तौर पर इसे देखा जाता है, लेकिन इस बार मॉनसून लंबा चलने वाला है। कितना लंबा और किस तरह का अक्टूबर रह सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वामन हरी पेठे के आशीष पेठे, मीरा एसेट शेर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान एंड प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा। शुरुआत लेकिन यहाँ पर हम सोने के साथ करेंगे। दिनेश जी, जिस तरह की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, 2650 डॉलर से हमने ये साल शुरू किया था, 3850 डॉलर प्रति आउंस पर हम खड़े हैं, जो कि 46-47% की तेजी ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है। यहाँ से ये एक नया हाई आपकी स्क्रीन पर है, 3870 डॉलर एन आउंस, यानी कि फर्दर बढ़त यहाँ पर है 3900 से। अब हम ज्यादा करीब हैं, 3800 से दूर हैं। दिनेश जी, क्या सेंस है? जी मनीषा जी, मैंने 3 हफ्ते पहले मैंने सोचा था कि दिवाली तक 1,05,000 तक जाएगा गोल्ड। फिर अगले हफ्ते में हमने टारगेट रिवाइज करके 1,10,000 किया। फिर पिछले हफ्ते में 1,15,000 किया। मतलब ये गोल्ड संकेत दे रहा है आपको हर हफ्ते दिवाली मनानी है। तो और जिन्होंने नहीं खरीदा है दिनेश जी, जिन्होंने गोल्ड नहीं खरीदा, उनकी दिवाली नहीं मन रही है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिल्वर उनके लिए एक बेटर पर्याय था। सिल्वर में भी वैसा ही मूव हमें देखने मिला है। गोल्ड की बात को तो जो चार्ट हमें सामने दिख रहा है वो एकदम स्टीप और वर्टिकल बिल्कुल चार्ट है। मतलब यहाँ पर कहीं कोई करेक्शन नहीं आ रहा है, कोई गिरावट नहीं आ रही है, कोई गुंजाइश गिरने की नहीं आ रही है, और टेक्निकल एनालिस्ट जो भी बाय कॉल दे रहा है उसका स्टॉप लॉस लगने की कोई गुंजाइश भी नहीं बन रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि अभी भी लगता है ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है। लेकिन जैसे हम कॉमिक्स में भी देखें तो ये 14 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मंथली हाईएस्ट गेन हमें देखने मिला है, और एक महीने की बात को तो मैं कम से कम 18% की तेजी गोल्ड में हमें देखने मिली है। आई थिंक इवनिंग सेशन में एक बार प्रॉफिट बुकिंग इसमें निश्चित तौर से आ सकती है। हो सकता है प्रोबेबली 1,17,000 एग्जैक्टली लेवल में अगर बता दूं तो 1,17,800 के आसपास जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोबेबली एक बार यहां पर शॉर्ट सेल किया जा सकता है। यहां से मुनाफा वसूली में देखने मिल सकती है। 1,16,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि 1,15,000 का भी ये बेस बना के चलेगा, और प्रोबेबली दिवाली तक 1,20,000 का लेवल भी ये क्रॉस कर सकता है। ऑलराइट, तो दिवाली तक यहाँ पर 1,20,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल क्यूज यहाँ पर सोने के प्राइसेस वापस आपके पास लेकर आए, तो ये 1979 के बाद इस तरह के गेन्स हमने आते हुए देखे हैं। और जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि 14 साल के बाद एक महीने में इतनी ज्यादा तेजी यहाँ पर सोने में देखने को मिली है, यानी कि मंथली गेन्स के हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आप देख सकते हैं 3870 डॉलर प्रति आउंस के लेवल, तो क्लियरली 30 डॉलर की दूरी है अब यहाँ पर है 3900 से 4000 तक के लेवल्स यहाँ पर काफी लोगों ने निकाले थे, तो वो भी लगता है कि बहुत जल्दी हम आता हुआ देखेंगे। दिनेश जी, अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करें? यहां पर सजेस्ट नहीं करूंगा कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए जाए, कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी अत्यधिक गेन हो चुका है, बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। और इसमें अगर हम फोमो करके कि हम मिस आउट हो गए, हम बाय करेंगे, तो दैट वुड बी अ ट्रैप। आई थिंक यू शुड विन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अभी एक पॉज लेना चाहिए। प्रोबेबली मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद एक करेक्टिव फेज ड्यू है, और उस करेक्टिव फेज में आने के बाद हम दोबारा वहां पे 3500 डॉलर के आसपास के लेवल्स आएंगे, वहां पर हमें दोबारा फ्रेश निवेश किया जा सकता है। आशीष जी, अगर आज की डेट में मेरी ज्वेलरी की दुकान होती तो थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे होता। ऑफ कोर्स मेरे नोशनल गेन्स यहाँ पर बढ़ रहे होते, क्योंकि जो मेरा सोना है वो लगातार हर दिन यहाँ पर मल्टी% से बढ़ रहा है। लेकिन जहां तक सेल्स की बात है, वहां पर कुछ कंसर्न्स हैं। एज अ बिजनेस, एज वामन हरी पेठे, कैसे देखते हैं आप करंट गोल्ड प्राइसेस और मार्केट इम्पैक्ट? जब सोना, गुड मॉर्निंग मनीषा जी, जब सोना 1 लाख पहली बार टच हुआ था तो लोग एक बार डर के 2-3 महीना शांति से बैठ गए थे कि अभी थोड़ा नीचे आएगा तो खरीदेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग 1 लाख की प्राइस को एक्सेप्ट करने ही लगे थे, तब ये लास्ट जो उछाल आया है 1,14-15,000 तक, अभी आज 1,16,000 के ऊपर है। तो उससे वापस थोड़ा एंड कंज्यूमर थोड़ा सकते में है। लेकिन अभी फेस्टिवल टाइम है, सीजन टाइम है, तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा पेयर डाउन करके खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये ऑल टाइम हाई है, आगे चल के थोड़ा सोना ऊपर ही जाएगा, ऐसा मानते हैं।
तो वॉल्यूम टर्म्स में मैं इस बार थोड़ी कटौती देखता हूँ कि आई थिंक 20-25% वॉल्यूम टर्म्स में कम होगा, क्योंकि सोना लगभग 60% ऊपर, 60% ऊपर गया है एक साल में। तो वॉल्यूम कम होना तो लाजमी था। तो मुझे लगता है 20-25% कम होगा और एक बार वापस गोल्ड एक भले 1,15,000 का 1,10,000 पे स्टेबलाइज होगा, क्योंकि अभी मोमेंटम ऐसा है ना कि वो 1,20,000 के ऊपर भी शायद जा सकता है। फोमो जैसे पहले स्पीकर ने कहा, फोमो के हिसाब से लोग अंदर घुस सकते हैं। तो अभी लोग थोड़ा रुक के खरीदारी करेंगे। एक बार रेट स्टेबलाइज हो जाएंगे तो मुझे लगता है वापस सीजन अच्छा शुरू होगा। आशीष जी, ये जो आरबीआई की जो नोटिफिकेशन आया है जहां पर गोल्ड मेटल लोन को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया गया है कि ज्वेलर्स के लिए लोन की शर्तें आसान करने की बात की गई है, फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में स्विच किया जा सकता है, लोन स्विच करने की शर्तों में यहाँ पर ढील दी गई है। आपको लगता है कुछ राहत इस तरफ से इंडस्ट्री को आएगी? थोड़ी राहत आ सकती है, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जब से ये सोने के रेट्स में अपस्विंग शुरू हुआ था, तब से गोल्ड मेटल लोन्स में बहुत सारे ज्वेलर्स ने कटौती की थी, क्योंकि राइजिंग प्राइस ट्रेंड में लोग गोल्ड मेटल लोन से अपना सीसी या अपना खुद का फंड्स यूज करके सोना लेना पसंद करते हैं, ताकि पूरा जो प्राइस का राइज है वो उनके हाथ में आ जाए। लेकिन ये नए जो ट्वीक्स आपने कहा वो आने से उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, बट आई थिंक इट विल टेक 2-3 मंथ्स फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन। और एक बार प्राइस टॉप अप हो जाएगा उसके बाद मेटल लोन्स की तरफ लोग ज्यादा रुझान करेंगे। आशीष जी, एज ऑफ नाउ आप एज अ बिजनेस किस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखते हैं? चाहे वो इन्वेंट्री है, चाहे वो रिप्लेसिंग गोल्ड सोल्ड है, या फिर गोल्ड मेटल लोन है, हेजिंग है, जिस तरह से हमने गोल्ड के प्राइसेस मूव करते हुए देखे हैं। यस, ये ऑल टाइम हाई रेट्स पे हेजिंग आज हर एक ज्वेलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसको प्राइस में खेलना नहीं चाहिए डेफिनेटली। जो नेचुरल हेजिंग लोग हम करते हैं कि जितना रोज बेचते हैं उतना का उतना खरीदते हैं, और जो अपना वॉल्यूम का लेवल्स है स्टॉक का वो ऑलवेज मेंटेन करते हैं, भले प्राइस ऊपर जाए कि नीचे जाए, यू हैव टू मेंटेन योर स्टॉक लेवल्स। अगर ये रिटेल ज्वेलर की बात करूं, अगर ये करेंगे तो उनको ज्यादा फटका नहीं लग सकता है। लेकिन ये जो प्राइस राइज है, लोगों को बच के रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझ के चलते हैं कि ये प्राइस पूरा आ गया है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो शॉर्ट सेल करते हैं, उसकी इच्छा होती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे मैंने कहा, सिर पे बर्फ रख के काम करना पड़ेगा। ऑलराइट। आशीष जी, जैसे आपने कहा कि वॉल्यूम में हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फोमो भी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला माहौल है कि ये फेस्टिवल सीजन कैसा जा सकता है। एज ऑफ नाउ नवरात्रि ऑलमोस्ट खत्म होने को है, ऑब्वियसली दशहरा, दिवाली, धनतेरस पे हम डिमांड यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। उसके बाद तो पूरा शादियों का सीजन नवंबर दिसंबर में पड़ा है। कुछ फीलर्स हैं यहाँ पर कि अभी भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बरकरार है? यस, कंज्यूमर का रिस्पांस नवरात्रि में जो शुरुआत से, जैसे प्री बुकिंग हम हर साल बात करते हैं कि प्री बुकिंग श्राद्ध में शुरू हो जाता है नवरात्रि के डिलीवरी के लिए, वो इस बार थोड़ा लुकवार्म रहा। लोग वेट एंड वॉच करना चाह रहे हैं, क्योंकि श्राद्ध के समय से ये प्राइस राइज जो अचानक से हुआ था पिछले 10-15 दिनों में, वो शुरू हो गया था। तो इसके लिए लोग थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। मुझे लगता है दशहरा अच्छा जाएगा वन डे, लेकिन एक दिन अच्छा जाने से सीजन नहीं सुधरता है। तो दशहरा के बाद प्राइस अगर स्टेबलाइज होता है तो मुझे लगता है दिवाली अच्छा जाएगा। तो यानी कि जो सबसे बड़ी चीज है वो यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर ही है। और एक फाइनल सवाल आशीष जी, इस दिवाली आप नया क्या लॉन्च कर रहे हैं आपने शोरूम के अलावा? बाय द वे, उसकी बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम हर साल दशहरा दिवाली के समय पे हमारा नया कलेक्शन लॉन्च करते हैं। वैसे कलेक्शन लॉन्च है, सब ज्वेलर्स, हम ही नहीं, सब लोग नए नए हमारे कोई ऑफर्स लेके आते हैं। इस साल हमने ऑफर लाया कि हर एक परचेज 50,000 के ऊपर आपको सोने का सिक्का मिलेगा। तो पीपल आर कमिंग अप विद न्यू कलेक्शंस, न्यू ऑफर्स टू एंटाइज द कस्टमर्स। ऑलराइट आशीष जी, आपको बहुत बधाई आने वाले फेस्टिवल सीजन की, और आशा है हम यहाँ पर सेल्स बेहतर होता हुआ देखें। आपसे बहुत जल्दी बात होगी। एज ऑफ नाउ जिस तरह से आशीष जी हमें कह रहे हैं कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो कंज्यूमर्स को लेकर आएगा दुकानों तक सोना चांदी खरीदने के लिए, वो ये है कि कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर प्राइसेस में आनी चाहिए। दिनेश जी, चांदी कैसे देखते हैं आप? सोने पे तो हमने बात की, आपने कहा 1,20,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, चांदी पर क्या राय है? सिल्वर का मोमेंटम तो गोल्ड से
और ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब पिछला एक महीना ही अगर देखे तो 30% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है इसमें। 17-18% की तेजी तो पिछले 8-10 दिनों में आ गई है इसमें, और मूव इतना फास्ट है कि अभी कुछ दिनों पहले 1,25,000 था, अभी आज की अगर हम बात करते तो 1,44,000 का लेवल्स है। आई थिंक 1,43,500 के आसपास एक 500-600 रुपए का डिप इमीडिएट मिले तो वहां पर दोबारा एक बार बाइंग निकल कर आ सकती है, और 1,46,000 के लेवल ये प्रोबेबली कल तक हमें दिखा सकता है। एक 41,800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके व्यापार करना चाहिए। बट अब जो वोलेटिलिटी है डेली दिन की 2,500-3,000 रुपए की वोलेटिलिटी है, तो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी काम नहीं करना। दिनेश जी, एक सेंस कॉपर पे जहां पर भी तेजी आते हुए नजर आई है, 2 महीने के हाईस पर यहां कारोबार। बिल्कुल एमसेक की सारी कमोडिटीज में अमृतकाल चल रहा है। मतलब आप कोई भी चीज बाय करो ये ऊपर ही जाना है। तो जो पिछला सा जो लेवल देखा था हमने कि 944 935 ये जो दायरा है, अब ये डिमांड जोन बन गया है। लेवल पर कहीं पर भी आता है तो एक लॉन्ग टर्म परचेज बन सकता है। बहुत समय के बाद ये 935 के ऊपर बहुत अच्छी से सस्टेन कर रहा है। आई थिंक 956 957 के अराउंड जो दिसंबर जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, वो बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 968 इंट्राडे में ये लेवल दिखा सकता है। और अगर मैं प्रोबेबली नेक्स्ट 15 to 20 डेज की बात करूं तो आई थिंक इट वुड डेफिनेटली क्रॉस 1,000 लेवल मार्क। यानी कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पर मेटल्स में है, और कॉपर क्लियरली आपको वो बनाता हुआ दिखा रहा है। एक महीने में 7.5% की बढ़त के साथ कारोबार, और जैसे दिनेश जी कह रहे हैं 935 के ऊपर जिस तरह से इसने होल्ड किया है और बढ़त की एक्सपेक्टेशन। हमारे साथ अब मिरर एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद नमस्कार। और जिस तरह की उठा पटक यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिली है कि इराक एक्सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो एक कंसर्न है। ओपेक की मीटिंग से पहले कुछ मुनाफा वसूली है। क्या फंडामेंटल आप वॉच कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि प्राइसेस कैसे रह सकते हैं अक्टूबर के महीने के लिए? नमस्कार महाराज जी। तो अक्टूबर में लास्ट 2 महीने से प्राइसेस क्रूड ऑयल के $5 से $6 के बीच में उसमें ही चल रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो भी मंदी आई है वो तो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से तेजी और मंदी दोनों ही चल रहा है। बट हमें वीकनेस लगती है, प्राइसेस 5,450 के आसपास एक बार नीचे आ सकते हैं। और सपोर्ट प्राइसेस जो फंडामेंटल जो सपोर्ट रहेगा वो रशिया यूक्रेन वॉर रहेगा, बिकॉज जो रिन्यूड यूक्रेन की जो स्ट्रेटेजी रही है उससे रशिया का काफी रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 20% इफेक्ट हुआ है लास्ट 2 महीने में। और renewed strategy में they have developed a drone which can hit 3,000 किलोमीटर, जो कि पहले लास्ट 2-3 साल से इतना नहीं होता था। 3,000 किलोमीटर अंदर तक आके रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस को शायद उतना 60 के नीचे आने से रोक लेगा। तो अगर आप अक्टूबर के मंथ की बात कर रहे हैं तो अगेन वीसी प्राइसेस 5,900 से 5,500 के बीच में ट्रेड होने चाहिए। थोड़ा सा और मंदी लग रहा है, 5,450 से 500 के बीच में आ सकता है। 5,500। मोहम्मद, एक और क्वेश्चन, और ये ओपेक की मीटिंग को लेकर है। 137,000 बैरल्स पर डे का इजाफा हो सकता है, वो बाजार ने शायद फैक्टर इन किया है। यहाँ से आगे आपकी क्या सेंस है? अगर वो मीटिंग एक्चुअली उसको लेके जाती है तो क्या वो फैक्टर्ड इन है? तो बिल्कुल प्राइसेस शायद इतना फैक्टर्ड नहीं है। 1,37,000 बैरल्स 2.7 मिलियन बैरल पर डे का एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है पिछले 6 महीने से। तो सिर्फ एक यूक्रेन रशिया वॉर है जो कि फैक्टर है जो प्राइसेस को और नीचे जाने से रोके हुए है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो सप्लाई कंटिन्यूसली ओपेक और नॉन ओपेक रीजन से बढ़ रहा है। यूएस प्रोडक्शन इज अगेन बैक टू 13.5 मिलियन बैरल पर डे, जो कि लास्ट 3-4 महीने पहले 13.253 के आसपास आ गया था, बट वो भी बढ़ गया है। तो आप देखिए सप्लाई ग्लट तो है, 0.5 से 0.8 मिलियन बैरल पर डे का सप्लाई ग्लट है। तो उस हिसाब से प्राइसेस शुड बी बिलो 60। बट अभी के लिए तो प्राइसेस जो कि होल्ड करे हुए हैं वो स्पॉट मार्केट जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से प्राइसेस थोड़े होल्ड हैं। तो क्लियरली ये दोनों तरफ का प्रेशर है यहाँ पर कच्चे तेल को, और बीच में कहीं अटका है। लेकिन मोहम्मद, आपकी बात से हम सहमत है कि यहाँ से 60 के नीचे क्रूड जाएगा ऐसा नहीं लगता, विद द काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कंसर्न्स जो बाजार फिलहाल यहाँ पर झेल रहा है। वेल, इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मौसम पे। स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा होंगे हमारे साथ। हमारे साथ अब स्काईमेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा है। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया। ऑफिशियली आज मॉनसून खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ऑफिशियली तो आज सुबह तक जो रेनफॉल 8:30 बजे तक आया है, उस पे मॉनसून कर्टन्स ड्रॉन, ओके, 2025। पर
अभी बहुत कुछ बाकी है मानसून एक्टिविटी में, और देश के करीब करीब सभी भागों में ही अभी थोड़ा एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये जो एक सप्ताह या 10 दिन की बात है, इसमें विशेषकर जो देश के पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग और उन भागों में जहां की मानसून का विड्रॉल हो चुकी है, अनाउंसमेंट हो चुकी है, उन जगहों पे भी एक बार फिर से हमें वर्षा देखने को मिलेगी इस सप्ताह में। 10 दिन तक तो ऐसा पैटर्न चलेगा, वेदर पैटर्न चलेगा। थोड़ा अनयूजुअल जरूर है, पहले होता है, लेकिन इतने स्केल पे, इतने ज्यादा वाइडर स्केल पे, मैदानी भागों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सभी जगह ये वेदर एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। जी मिस्टर शर्मा, दूसरी चीज है कि ये ला नीना सेट इन हो रहा है, इसका मतलब अक्टूबर से दिसंबर में अब किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा? देखिए, हिस्टोरिकली बात करें तो नॉर्मली वी से ला नीना डजंट ऑगर वेल फॉर नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रॉडली। हालांकि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो केवल जो दक्षिणी पेनिनसुला है, विशेषकर 5 स्टेट हैं, तमिलनाडु, केरला समेत कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में ही उसका ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अक्टूबर का महीना तो अच्छी बरसात होती है देश भर में। क्यों? क्योंकि उत्तरी भारत में और मध्यवर्ती क्षेत्रों से तो मानसून विड्रॉवल होता है, इसलिए वर्षा चलती रहती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो अभी 10-15 तारीख तक तो सामान्य तिथि होती है मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की, इसलिए बरसात होती रहती है। और दक्षिण भारत में कभी भी 15 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि वो विंड पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है, ईस्टर्ली विंड्स जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के प्रिकर्सर्स हैं। तो वहां भी ऑफिशियल डेट तो वैसे 22 अक्टूबर होती है एवरेज इसका नॉर्थ ईस्ट मानसून का, लेकिन जो लास्ट के 10 दिन होते हैं वहां भी बरसात शुरू हो जाती है। कुल मिला के कहें, अक्टूबर के महीने में अच्छी वर्षा होती है देश भर में। हाँ, नवंबर का महीना जो है वो उत्तरी भागों के लिए, मध्यवर्ती, इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज द ड्राईएस्ट पीरियड, क्योंकि दिसंबर में एक बार फिर से दूसरे हाफ से फिर वर्षा शुरू हो जाती है। तो देश के दक्षिणी भागों की बात करेंगे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून का, तो हालांकि ला नीना के साथ, जैसे मैंने बताया, कोई अच्छा कोरिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन मिस्टर शर्मा, ला नीना यूजुअली ज्यादा बारिश तो लाता है, लेकिन जैसे आपने कहा, पहले भी आप हमें बताते रहे हैं कि बारिश के ऑलमोस्ट बाद में आ रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब हार्श विंटर्स भी हैं, कोल्डर विंटर्स भी हैं इसके मायने? देखिए, ला नीना का मतलब है हार्श विंटर्स, कोल्डर देन नॉर्मल। पर इस बार का ला नीना जो है, खास बात यह है कि लाइक पिछली बार भी ला नीना हुआ, केवल 3 महीने उसका देखने को असर मिला। इस बार भी अभी जब तक ला नीना आएगा, सेटल होगा, तो अर्ली नेक्स्ट ईयर, बिफोर द स्प्रिंग इवन, तो हमें वो तो थोड़ा ढलता हुआ दिखाई देगा, एक बार फिर से न्यूट्रल कंडीशन। कहने का मतलब है लगातार दूसरे साल एक बहुत ही ये डिफरेंट सा पैटर्न बन रहा है। नॉर्मली ला नीना, अल नीनो हम लेके चलते हैं कि 9 महीने से 12 महीने तक इवेंट होती है, एक नॉर्मल, जो कि नहीं हो रहा। फेरबदल काफी है। मे बी स्टडी इसके बारे में दोबारा जब करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्या है। टेम्परेचर्स बहुत ही इरेटिक हैं, जो पैसिफिक में भी अभी भी बहुत इरेटिक हैं। तो उसके चलते ला नीना जरूर आएगा, लेकिन ला नीना का असर बहुत कम देर तक रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आज के दिन में अगर ला नीना कंडीशन शुरू हो जाती है, देयर इज अ लैग। जब तक कंडीशन सेटल हो और उसका इफेक्ट हो, उसमें थोड़ा लैग आ जाता है। तो मैं कहता हूं कि अगर जरूरी देखना तो उसका असर तो जरूर होगा, लेकिन क्योंकि इवेंट इतनी स्ट्रांग भी नहीं है, इतनी लंबी भी नहीं है, तो उसके चलते हमें हल्का उसका असर देखने को मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा फेरबदल होने वाला नहीं। जी, ऑल राइट मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जहां तक मानसून की एक्टिविटी है, आज आखिरी दिन है, लेकिन अगले 10 दिन तक यहाँ पर एक्टिविटी संपूर्ण भारत में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जैसे मिस्टर शर्मा कह रहे हैं कि ला नीना का इम्पैक्ट थोड़ा सा ठंडा रह सकता है इस बार, लेकिन क्या एग्जैक्ट है वो ऑफकोर्स यहाँ पर स्टडी के दौरान पता चलेगा। वेल, इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।